ये नेचुरल या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के चक्कर में तो न जाने कितने लोगों ने अपने पैसे खर्च कर दिए। इसमें लॉजिक एक्चुअली इमोशनल है, साइंटिफिक नहीं। और इसी इमोशनल लूप होल को ब्रांड्स विटामिन सी नेचुरल है इसलिए बहुत लोग सीरम्स में उसे खरीद लेते हैं, बट आप डायरेक्ट लेमन अपने फेस पे नहीं लगा सकते। लॉजिक की नेचुरल इज इक्वल टू सेफ फॉल्स फ्लैट। वाटर इज अ केमिकल, ऑक्सीजन इज अ केमिकल। इंस्टाग्राम पे एक और नया ट्रेंड चला है, गाइस इस वाली सोप ने पूरा सिस्टम हिला दिया। मेरी टैनिंग का ये हाल से ये हाल कर दिया। 2 हफ्ते में हमारे हाथ ये सोप लगाकर ऐसे हो गए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं हमारे गोवा में, वो बस एक एंटी टैन सोप यूज कर लेते हैं और उनकी सारी टैनिंग चली जाती है। और जो सबसे कॉमन कंसर्न रहता है कि मिनॉक्सिडिल बंद करते ही मेरे बाल सारे झड़ जाएंगे, तो क्या वो पेप्टाइड बंद करने के बाद नहीं जाएंगे? तो जेन्युइन स्किन केयर ब्रांड्स क्या करते हैं? वो अपनी इन विवो स्टडीज को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे। बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम पढ़ते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड। इसे मैं कहती हूँ अथॉरिटी ट्रैप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। जब हम मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट में हर क्रीम, हर सीरम चीख चीख के कह रहा है आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपकी लाइफ बदल सकता हूँ। दैट्स व्हाट मार्केटिंग टेल्स अस। अपने चेम्बर में मैंने पेशेंट से क्या कुछ नहीं सुना है। डॉक्टर, जिस सैलून में हम जाते हैं वहाँ पे हम सिर्फ केमिकल फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर, आप मुझे सिर्फ नेचुरल स्किन केयर लिखना। डॉक्टर, मैं तो कोरियन डी टैन सोप यूज़ कर रहा हूँ फिर भी मेरा टैन नहीं जा रहा। कुछ लोग मॉडर्न स्किन केयर में बिलीव करते हैं, कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस में, और कुछ स्किन केयर ब्रांड्स तो इन दोनों को मिलाकर आपको दे देंगे ताकि सारे लोग इन्हें यूज़ करें। सो आजकल की जो स्किन केयर एड्स हैं वो बिल्कुल बॉलीवुड स्क्रिप्ट्स की तरह हैं, फुल ऑन ड्रामा, इमोशन, बट साइंस नॉट सो मच। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन मार्केटिंग टेक्निक्स की जो स्किन केयर ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और इसमें हम बताएंगे क्या इनमें से सच है और क्या आपको नहीं मानना चाहिए, सो दैट यू डोंट फॉल इनटू द रॉन्ग ट्रैप। ये नेचुरल या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के चक्कर में तो न जाने कितने लोगों ने अपने पैसे खर्च कर दिए। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? देखो, अब मैं ऐसे समझाता हूँ पेशेंट्स को कि नेचुरल का मतलब हार्मलेस नहीं है। पानी में अगर आर्सेनिक डिजॉल्व है तो वो भी तो आपको हार्म करता है। आर्सेनिक तो नेचुरल है, स्नेक वेनम भी नेचुरल है। अगर आप कोकोनट ऑयल अपने एक्ने प्रोन स्किन पे लगा लोगे तो एक्ने तो बढ़ेगा, तो कोकोनट ऑयल भी तो नेचुरल है। फिर भी कंपनीज इस नेचुरल वर्ड को यूज करती हैं क्योंकि इसमें उनको इमोशनल कनेक्ट मिलता है। जब लोग केमिकल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंडस्ट्रियल, टॉक्सिक, आर्टिफिशियल चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट जब नेचुरल बोलते हैं तब लगता है जेंटल, काम और प्योरिटी की बात हो रही है, और ये चीज़ लोगों के साथ रेजोनेट करता है। तो मार्केटर्स ये बात समझ चुके हैं, अगर वो नेचुरल, ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री अपने बॉटल पे लेबल कर दें तो वो 100% पेशेंट के इमोशंस के साथ जुड़ेगा और वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो इसमें लॉजिक एक्चुअली इमोशनल है, साइंटिफिक नहीं। और इसी इमोशनल लूप होल को ब्रांड्स एक्सप्लॉइट करते हैं। दैट्स ट्रू। अगर हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले विटामिन सी का, तो विटामिन सी नेचुरल है इसलिए बहुत लोग सीरम्स में उसे खरीद लेते हैं। अगर उसी को मैं कोई एस्कॉर्बेट के फॉर्म में लिखूँ तो शायद लोग उसे केमिकल समझेंगे, बट आप डायरेक्ट लेमन अपने फेस पे नहीं लगा सकते बिकॉज उसमें विटामिन सी के अलावा बहुत अलग चीज़ें जो हमें नहीं लगानी है। तो बहुत सारे ये जो केमिकल्स हैं ये सिर्फ नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फिर उनके मास प्रोडक्शन के लिए सिर्फ उन्हें लैब में सिंथेसाइज किया जाता है बिकॉज नेचुरली इतना निकालना, अब्जॉर्प्शन करना पॉसिबल नहीं है, तब उन्हें सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। बट अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स पास्ट क्वालिटी टेस्टिंग, दे हैव सर्टिफिकेशंस टू मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इन नेचर इज केमिकल। वाटर इज अ केमिकल, ऑक्सीजन इज अ केमिकल, द कोलेजन इन योर स्किन जो हम सब बढ़ाना चाहते हैं, इट्स अ प्रोटीन, इट्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर केमिकल्स। तो केमिकल फ्री अगर कोई प्रोडक्ट बोल रहा है तो इसका मतलब वो जार या ट्यूब खाली है, इनफैक्ट उसमें भी ऑक्सीजन होगा। तो हमें नेचुरल वर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें ये देखना है कि जो भी मॉलिक्यूल जो उसका मेन एक्टिव है प्रोडक्ट का, क्या आपको उसकी ज़रूरत है, उसके बारे में कितना रिसर्च हुआ है और साइंस उसे कितना बैक करती है। दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हमें ये देखना है कि जो चीज़ नेचुरल बोली जा रही है उसके ऊपर साइंटिफिक डेटा कितना है। अब टी ट्री ऑयल भी नेचुरल है, बट अगर हम 2% से ऊपर यूज़ करें तो वो एक बहुत कॉमन इरिटेंट है। एसेंशियल ऑयल जो कि हम फ्रेग्रेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम उनको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने लगे तो वो भी हमारी लंग्स को इरिटेट कर सकते हैं। इसलिए लॉजिक की नेचुरल इज इक्वल टू सेफ
falls flat when it comes to dermatology. दैट्स ट्रू। और हमें ये भी देखना है कि अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी इफेक्टिविटी कितनी है। जस्ट बिकॉज इट्स नेचुरल डजंट मीन विल पुट इट ऑन द स्किन जबकि उसका ये रिजल्ट नहीं है। अब बहुत लोग रेटिनॉल को सबड्यू करते हैं, सबग्रेड करते हैं कहने के लिए कि बाकुचियोल आपको यूज़ करना चाहिए, बट अब बाकुचियोल की इफेक्टिविटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ रेटिनॉइड या रेटिनॉल की इफेक्टिविटी विच इज़ मच हायर। अगर आप रेटिनॉल नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो तो या तो आपने सही रेटिनॉल पहचाना नहीं है या फिर आपको सही तरीका नहीं आया है यूज़ करने का। एवरी स्किन विल बी एबल टू टॉलरेट अ रेटिनॉल अगर उन्हें सिखाया जाए तो। उस पर आपको बाकुचियोल पे शिफ्ट होकर इफेक्टिविटी कम करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली और सिंथेटिक का मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी स्टेबिलिटी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ये सब प्रिसाइज होगी और ये आपको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देंगे। और बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस को हमेशा प्रेफर करेंगे बिकॉज हम वाइल्ड एक्सट्रैक्ट्स पे बिलीव नहीं कर सकते, हम चांस नहीं ले सकते अपने पेशेंट्स के साथ, हम ट्रू केमिस्ट्री में बिलीव करेंगे। सो व्हेन डॉक्टर गिव्स यू अ स्किन केयर रादर देन आस्किंग देम डॉक्टर क्या ये नेचुरल है, द बेटर क्वेश्चन टू आस्क इज डॉक्टर क्या ये मेरी स्किन टाइप के लिए है, क्या ये इफेक्टिव है और क्या ये वेल रिसर्च्ड है। इनफैक्ट मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में लोग सोचते हैं कि नेचुरल है तो सेफ होंगे, तो वो कभी उसका कोई पैच टेस्ट वगैरह नहीं करते और उसको प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और इसके वजह से एक्जिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं जो चूना, लेमन से एक्जिमा हो जाता है उनको, या फिर कोई प्लांट जो कि पूजा वगैरह में यूज़ किया उन्हें उससे एक्जिमा हो जाता है। तो नेचुरल का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए सेफ है। सो टू पुट इट सिंपली, आपके क्लेंजर्स जेंटल होने चाहिए, एक्टिव स्टेबल होने चाहिए, मॉइस्चराइजर्स फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए और सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम पढ़ते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूवन। ये सब क्या है? इसे मैं कहती हूँ अथॉरिटी ट्रैप। जब लोग ये वर्ड सुनते हैं क्लिनिकली प्रूवन या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड या डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, I think they stop critical thinking because nothing sells faster than these sciencey words जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है बट हाँ अच्छा लग रहा है, फैंसी लग रहा है। जब हम ये वर्ड्स सुनते हैं तो दे साउंड लाइक वेरी मेडिकल, वेरी ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक, और जैसे कोई स्टैम्प लग गया है। ऐसा साउंड करता है कि कोई 3 ईयर नासा लेवल की कोई स्टडी की गई है और 200 डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपना अप्रूवल दिया है उस पर, बट ऐसा होता नहीं है। ये यूजुअली वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि ब्रांड का अपना एक इंटरनल डॉक्टर है या डर्मेटोलॉजिस्ट है और उसने कहा है कि हाँ ये अच्छा है, तो हम ये लिख सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड। इससे ज़्यादा इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड कोई एक लीगल डेफिनेशन नहीं है। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट किसी भी स्टेप में इन्वॉल्व्ड है विद द ब्रांड तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड का लेबल डाल सकते हैं। एग्जैक्टली इसमें गवर्नमेंट की कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है और डेफिनेटली ये होनी चाहिए। और इसी तरह क्लिनिकली प्रूवन में भी 10 लोगों को एक क्वेश्चनेयर थमा देना और उनमें से 9 लोगों का रिस्पॉन्स अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट की तरफ पॉजिटिव कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लिनिकली प्रूवन हो गया। और क्लिनिकली प्रूवन बोलने के लिए एक्चुअली एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए जिसमें कि यूजुअली 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को दिया जाता है प्रोडक्ट और दूसरे ग्रुप को दिया जाता है ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ही नहीं है, और फिर उनके रिजल्ट्स जो है वो कंपेयर किए जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट वाले ग्रुप में बेटर परफॉर्मेंस आती है तो अब हम मानते हैं कि हाँ ये क्लिनिकली प्रूवन है। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप की स्टडी होती है। छोटे मोटे ब्रांड्स तो ये कर भी नहीं सकते क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए और हो सकता है उसके बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव है तो आपकी वो सारा पैसा और वो सारी मेहनत बेकार है। और फिर इसमें एक परसेप्शन का एंगल होता है। अगर कोई ब्रांड बोल रहा है कि 90% लोगों ने मेरा रेटिनॉल यूज़ करके अपनी स्किन को स्मूदर पाया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली उनके स्किन में चेंज आया है। ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की परसेप्शन है जो कि लोग एक सिंपल क्वेश्चनएयर से भरवा सकते हैं। तो जब भी कोई ब्रांड क्लिनिकली टेस्टेड और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड होता है तो हमें उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनकी वेबसाइट पर जाके कि कितने लोगों ने, कितने डर्मेटोलॉजिस्ट ने एक्चुअली उसको स्टडी किया है, कितनी सारी स्टडीज़ उस प्रोडक्ट पे हुई हैं, और फिर ही हमें उन वर्ड्स को सीरियसली लेना चाहिए। तो जेन्युइन स्किन केयर ब्रांड्स क्या करते हैं, वो अपनी इन वीवो स्टडीज़ को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे। मतलब जो ह्यूमंस पे स्टडीज़ होती हैं इन रियल लाइफ सेटिंग, ना कि पेट्री डिश पे या टेस्ट ट्यूब्स पे। वो ऑब्जेक्टिव इंडाइसिस पे रिलाई करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव कि आपने बोला कि रेटिनॉल से अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे शायद अच्छा ना लगे। ऑब्जेक्टिव इंडेक्स होते हैं जैसे कि इलास्टिसिटी को मेजर करना, ये सब मशीन्स के थ्रू होता है। मेलानिन इंडेक्स को मेजर करना, ये ज़्यादा ऑथेंटिक इंडेक्स होता है। वो अपने टूल्स को बताते हैं, जनरली इलास्टोमीटर, क्यूटोमीटर, ये सारे डिवाइस
डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। और फाइनली वो सिर्फ अपनी लैब का टेस्ट रिजल्ट नहीं, वो इंडिपेंडेंट लैब से टेस्टिंग और पीयर रिव्यूड जर्नल्स, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रिव्यू करते हैं एक स्टडी को, उसमें अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। सो दैट इज द रियल गोल्ड स्टैंडर्ड, नॉट डॉक्टर एक्स सेड दैट इट इज गुड ऑन इंस्टाग्राम। ये ब्रांड्स आपके साथ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक कर रहे हैं। जब उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो एक डॉक्टर को खड़ा कर देंगे वाइट कोट में, जैसे कि कई सारे टूथपेस्ट के ऐड में होता है, और नीचे लिख देंगे कि 4 में से 5 डेंटिस्ट इस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। बट किसी को नहीं पता वो 4 डेंटिस्ट है कौन। So if the skincare product is truly clinically proven, they will mention that not as an asterisk studied on 10 patients and not with a doctor smiling in the ad. बहुत लोग के ब्यूटी फेशियल्स लेते हैं, बहुत लोग के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं। इनफैक्ट आजकल तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाती हैं। तो क्या ये सच में मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट सोल में बनाए, सर्बिया में बनाए या सूरत में बनाए? कोरियन स्किन केयर ने डेफिनेटली इंटरनेशनल स्किन केयर को रेवोल्यूशनलाइज किया है। वहाँ पे ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कहीं और नहीं मिलते। कोरिया से हमने लिए कई सारे लाइट वेट हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ ग्रीजी मॉइस्चराइजर जो हम टिपिकली यूज़ करते थे। उन्होंने हमें कंसिस्टेंसी बताया है डेली रूटीन में। कई सारे इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि स्नेल म्यूसिन, राइस वाटर, ये सब हमें कोरिया से ही मिले हैं। और साथ में इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ उन्होंने हमें सिखाया कि स्किन केयर को एंजॉय करो, उसको एक स्ट्रेस की तरह मत लो। तो इससे क्या है, लोगों में एक हैबिट फॉर्मेशन हुई है और एक्चुअली लोगों ने अपने स्किन केयर को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। सो डेफिनेटली ये सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, बट जैसे हमें इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि इससे आपकी इंस्टेंट ग्लास स्किन हो जाएगी, एज रिवर्स हो जाएगा या डीएनए आपका रिपेयर हो जाएगा, तो वो एक ओवर सेलिंग हो जाता है। और फाइनली रिजल्ट्स डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल की इफेक्टिविटी क्वालिटी कैसी है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कहाँ से आए हैं। क्योंकि क्रीम की नेशनैलिटी डिसाइड नहीं करती कि आपको वो कितनी इफेक्टिविटी देगी, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, क्या वो आपको सूट करते हैं, क्या आपके वेदर को सूट करते हैं। ग्लास स्किन इज गुड एक्सरसाइज, गुड हेल्थ, गुड फूड, गुड स्किन केयर एंड इट्स नॉट अ ब्लड लाइन। स्नेल म्यूसिन, yes it's good for hydration, but so are many other molecules. I will just call it good PR. And if the brand spends more time telling you where it's coming from rather than what's inside it, then truly it's just a travel brochure. See, I know that you've always been into skincare, so tell me honestly, before you became a dermatologist, were you sold into buying these black or grey bottles that are labeled for men या men's skincare? डेफिनेटली बहुत सारे ब्रांड स्पेशली मेन प्रोडक्ट्स लाते हैं, बट एक्चुअली उनमें मेन के लिए कुछ भी खास नहीं होता। वो बस एक मेन फ्रेग्रेंस डाल देंगे या मेंथॉल डाल देंगे, जो कि एक्चुअली आपके स्किन बैरियर के लिए अच्छा भी नहीं है, और उसको मार्केट कर देंगे एज मेन स्किन केयर। इसलिए डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट बनने से पहले मैं भी मिसगाइड हो जाता था, और ये सारे चारकोल बेस्ड फेस वॉश, डीप क्लेंजिंग पढ़ के मैं भी ले लेता था, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि शायद मेन की स्किन को जो टफ होती है उसको ये सब की ज़रूरत है। ऐसा लगता है जो मेन का स्किन केयर है वो बोर्ड रूम में डिसाइड हुआ है, उसमें ऐसे कलर्स डाल देंगे, ग्रे, ब्लू, उसके ऊपर जो बॉटल है, जो उसकी पैकिंग है, उस पर एक मोटरसाइकिल की फ़ोटो डाल देंगे, जिससे कि मेन जो है उससे कनेक्ट कर पाए, उनको लगे कि ये स्किन केयर यूज़ करने से वो और मैनली हो जाएंगे। बट डेफिनेटली मेन की स्किन फीमेल से थोड़ी अलग है, वो थोड़ी थिकर है, उसमें ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी वजह से रेडनेस कई बार ज़्यादा होती है, और हेयर फॉलिकल्स भी थोड़े थिक होते हैं। तो मेन को चाहिए डेफिनेटली बेटर ऑयल कंट्रोल, स्ट्रॉन्गर बैरियर रिपेयर क्रीम्स, बट जो कि ग्रीजी ना हो। और जो ब्रांड इससे केटर कर रहे हैं वही ट्रू साइंस ऑफ मेन को हिट कर रहे हैं, और बाकी सब मार्केटिंग है। जनरली मेन स्किन केयर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये विमेन के स्किन केयर प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स ही हैं, बट इसको मैनली बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें ज़्यादा सल्फेट्स ऐड करते हैं जस्ट टू मेक इट फील स्ट्रॉन्गर, स्ट्रिप अवे द नेचुरल ऑयल्स, तो थोड़ा फ्रेश फील होता है, और वुडी फ्रेग्रेंस टू मेक इट स्मेल लाइक अ कोलॉन, सो इट्स मोर मैनली। दैट्स इट। उसमें कोई एडवांस्ड फॉर्मुलेशन नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें कोई लाइट वेटेडनेस नहीं है जो एक्चुअली मेन को चाहिए। तो अब आते हैं कि मेन को स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो करनी चाहिए। देखो, मेन को सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें हर मेन की स्किन केयर में होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक आधा एक्टिव सीरम यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंसर्न। और अगर मेन स्किन केयर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट मेन स्किन केयर पे होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और होम्योपैथी को मिक्स करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ा आइडिया बड़ा होलसम साउंड करता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ होलिस्टिक स्किन केयर कर रहे हैं, कुछ सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस इंडियंस लव दिस वर्ड, होलिस्टिक हेल्थ। और इसमें सबसे ज़्यादा वो टारगेट करेंगे वर्ड कि हम रूट कॉज को टैकल करेंगे। तो सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि जो भी आप अभी तक कर रहे थे वो गलत है। उसके बाद वो बोलेंगे कि
जो आपका रूट कॉज है हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आप हमसे जुड़ोगे। उसके बाद वो आपको एक लंबी चौड़ी क्विज दे देंगे जो कि उनकी वेबसाइट पे होगी, जिसमें आपको कई सारे आंसर्स देने होंगे और उसके बाद आपके पास घर में पहुंच जाएगा एक बना बनाया स्किन केयर या हेयर केयर किट, जिसको आप यूज़ करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और उस स्किन केयर किट में होगा क्या, एक कैप्सूल होगी, एक सीरम होगा, एक शैम्पू होगा। अगर हेयर का किट है तो मोस्टली उसमें मिनॉक्सिडिल होगा और उसके साथ वो रिप्लेस कर देंगे आपके डॉक्टर्स को एक कोच के साथ जो कि आपको इस जर्नी में गाइड करेगा। ये एक टोटली खिचड़ी है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये जो आउटकम्स मेजर करते हैं ये भी अलग अलग है। जैसे आयुर्वेदा वर्क्स ऑन दोषास, डर्मेटोलॉजी वर्क्स ऑन सेल बायोलॉजी, हार्मोन्स एसेट्रा, और न्यूट्रिशन वो आपके मैक्रोज और माइक्रोज पे डिपेंड करता है। तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ये पैरेलल नेटवर्क्स की तरह है और इनका कोई भी कन्वर्जेंस पॉइंट नहीं है। सो ऐसा साउंड करता है कि ये जो किट मुझे मिली है ये पर्सनली मेरे लिए बनाई गई है। इनफैक्ट 99% यूजर्स सेम किट यूज़ कर रहे होते हैं। सो ऐसा लगता है आपके हेयर फॉलिकल्स को एक अच्छा नेटफ्लिक्स प्लान मिला है विच इज़ पर्सनलाइज्ड, बट सबके हेयर फॉलिकल्स वही शो देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे एक और नया ट्रेंड चला है डीटैन सोप्स का, और लोग लिटरली अपने हाथ का बिफोर आफ्टर दिखाते हैं कि 2 हफ्ते में हमारे हाथ ये सोप लगाकर ऐसे हो गए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जैसे ही किसी की स्किन जो है वो टैन होती है आफ्टर ट्रिप, वो सबसे पहले क्या करेगा, गूगल पे लिखेगा हाउ टू रिमूव टैन फास्ट। एंड ब्रांड्स इसी तरीके से आपको टारगेट करते हैं, रिमूव टैनिंग इन 7 days, रिमूव टैनिंग विद नेचुरल सोप्स विद लेमन एंड पपाया एक्सट्रैक्ट्स, वाइटन एंड ब्राइटन स्किन इंस्टेंटली। और यही सब टैगलाइंस ये अपने सोप पे लिख देते हैं और जिससे सोप की सेल इजीली हो जाती है। बट हमें समझना है कि टैनिंग कोई डर्ट नहीं है, ये इंक्रीज्ड मेलानिन है। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट, अच्छा फेस वॉश, एक लाइटनिंग सीरम, एंटी पिगमेंट सीरम जैसे नायासिनामाइड, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, और प्रॉपर सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन से, और शायद कुछ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स जो कि आपकी टैनिंग को फटाफट रिमूव कर सके। अगर ये सब लाइटनिंग एजेंट्स आपके सोप में है भी तो भी उसका जो कांटेक्ट टाइम है आपके स्किन के साथ वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का है और इन सेकंड में ये मॉलिक्यूल काम नहीं कर सकते। उल्टा इन सोप के रिकरेंट एक्सपोजर से आपकी स्किन ड्राई होएगी, उसमें पीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके कारण आपकी जो स्किन की सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट वो उल्टा और बढ़ जाएगी और इससे आपकी टैनिंग एक्चुअली वर्स हो सकती है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से डी-टैन सोप्स डोंट वर्क। कई सारी हेयर ग्रोथ सीरम कंपनीज अपने आप को प्राउडली मिनॉक्सिडिल फ्री लेबल करते हैं और मिनॉक्सिडिल के अगेंस्ट काफी नेगेटिव कैंपेन रन करते हैं, बट क्या उनकी इफेक्टिविटी मिनॉक्सिडिल जितनी है? देखिए, मिनॉक्सिडिल की कुछ बैड रेपुटेशन है पेशेंट्स के बीच में। एक तो स्टार्ट करने में उसे हेयर फॉल होता है, उसको आपने एक बार स्टार्ट कर दिया और अगर आप उसको बंद करते हैं तो कुछ हेयर फॉल टाइप्स में वो जो हेयर आया होता है मिनॉक्सिडिल की वजह से वो भी वापस चला जाता है। और इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि हम मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना चाहते और इन्हीं बैड रेपुटेशन का ये ब्रांड फ़ायदा उठाते हैं। चाहे आप कोई भी और सीरम की बात कर लीजिए, चाहे उसमें प्रोकैपिल हो, एनागेन हो, रिडेंसिल हो या फिर कोई और पेप्टाइड मॉलिक्यूल हो, ये डेफिनेटली इनका कुछ रोल है, ये सपोर्टिव है, बट ये मिनॉक्सिडिल के रिप्लेसमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना कि मिनॉक्सिडिल इज इक्वल टू केमिकल इज इक्वल टू स्केरी बिल्कुल गलत है और हमारा सीरम नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव एज मिनॉक्सिडिल भी बिल्कुल गलत है। तो अगर आप एक्चुअली हेयर लॉस से जूझ रहे हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर मिनॉक्सिडिल को ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। उसके साथ कई सारे पेप्टाइड सीरम और सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक स्टेज के हेयर लॉस के बाद आप इन पेप्टाइड सीरम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और जो सबसे कॉमन कंसर्न रहता है कि मिनॉक्सिडिल बंद करते ही मेरे बाल सारे झड़ जाएंगे, तो क्या वो पेप्टाइड बंद करने के बाद नहीं जाएंगे? और इसी फेयर के वजह से कई सारे लोग अनफॉर्चुनेटली जिनके बाल बच सकते थे मिनॉक्सिडिल में, वो अपने बाल खो देते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स ग्लूटाथायोन को स्किन वाइटनिंग की तरह बेच रहे हैं। ग्लूटाथियोन हमारी स्किन का एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। मेनली वो लिवर में पाया जाता है, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हमारी डीएनए को, हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उनसे हमें प्रिवेंट करता है। बट ग्लूटाथियोन कोई ब्लीच नहीं है, वो स्किन लाइटनर नहीं है। उसका जो स्किन में बेनिफिट है वो कैसे आता है? ग्लूटाथियोन प्रमोट करता है स्किन में मेलानिन का कन्वर्जन इनटू समथिंग कॉल्ड फियोमेलानिन, विच इज़ द लाइटर मेलानिन।
जब हमें धूप पड़ती है तो हमें जनरली बनता है यू मेलेनिन विच इज़ डार्कर और ब्राउन और ब्लैक इन कलर। तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा बढ़ा देता है फियो मेलेनिन का और यू मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दैट इज़ हाउ इट प्रिवेंट्स टैनिंग इन सम पेशेंट्स। लेकिन इसकी कुछ कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। एक तो इसका रिजल्ट बहुत माइल्ड है, इसका रिजल्ट वेरिएबल है। इसका रिजल्ट तब तक ही आता है जब तक आप ये ड्रिप्स लेते हैं या ये टैबलेट खाते हैं, और ये पूरी बॉडी की लाइटिंग यूनिफॉर्मली नहीं करवा सकता। जब मैं अपनी क्लिनिक में ग्लूटाथियोन प्रिस्क्राइब करती हूँ तो वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज अ सपोर्ट टू गुड स्किन एंड बॉडी हेल्थ करती हूँ, नॉट एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट। सो बहुत लोग जो कंटिन्यूस इसकी आईवी ड्रिप्स लेते जा रहे हैं वो एक्चुअली अपनी बॉडी पे एक रिस्क माउंट कर रहे हैं। ग्लूटाथियोन क्यों लोगों को लेना अच्छा लगता है? क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो स्किन में ऑक्सीडेशन को रोकता है और आपको थोड़ा फ्रेशर और ब्राइटर फील होता है। और बहुत बारी विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी ऐड होता है। तो आप उसे एक सप्लीमेंट की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि मेनस्टे थेरेपी ऑफ स्किन लाइटनिंग या डी टैनिंग। इट्स नॉट फेयरनेस, इट्स एक्चुअली वेलनेस ग्लो दैट यू गेट विद ग्लूटाथियोन। कई फील्ड्स में डॉक्टर्स उसे लिवर सपोर्ट प्रोटोकॉल्स में देते हैं, हम उसे एंटी एजिंग में देते हैं, लोग उसे डिटॉक्स के लिए यूज करते हैं और यही उसका सही फंक्शन है। वो कोई मेलानिन इरेजर नहीं है। सो ग्लूटाथियोन को स्मार्ट तरीका क्या है लेने का? आप उसके ओकेजनल आईवी ड्रिप्स ले सकते हैं फॉर वेलनेस ग्लो, नॉट फॉर फेयरनेस। बट उसे जरूरी है कंबाइन करना विद गुड स्किन केयर विद प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। तो ग्लूटाथियोन की तरह ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लोग अपनी बॉडी में ले जा रहे, पंप करे जा रहे फॉर रॉन्ग रीजंस। बट हमेशा डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस पर ही सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना है। सो ऐसी ही इतनी सारी मार्केटिंग टर्म्स हैं, स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। इसमें से बहुत डाउट्स हमें भी आते हैं, जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड क्रीम्स, बहुत लोगों को कोलैजन को लेके कंफ्यूजन है, वे प्रोटीन को लेके कंफ्यूजन है, बायोटिन सप्लीमेंट्स को लेके कंफ्यूजन है। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट का फ्लो अच्छा लगा और इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये पॉडकास्ट आपने अभी तक सुन लिया है और आप भी उनमें से हैं जो ऐसे ट्रैप्स में फंस चुके हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए ये पॉडकास्ट उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही ऑथेंटिक स्किन और हेयर केयर इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। Up until that, we wish you all a very happy and healthy skin.